हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम देखेंगे ऑल इंडिया लिमिटेड का जो एग्ज़ाम हुआ था सीनियर ऑफिसर केमिकल के पोस्ट के लिए, उस एग्ज़ाम के क्वेश्चंस के बारे में। तो उस एग्ज़ाम में कुल 100 मार्क का एग्ज़ाम था। 100 क्वेश्चन थे। टाइम था 90 मिनट्स और 50 मार्क आपको रखने थे क्वालिफाई करने के लिए। और जो भी एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 40 मार्क था क्वालिफाई। एग्जाम कम्प्लीटली सीबीटी यानी ऑनलाइन था। और एग्जाम में 4 सेक्शंस थे: जनरल इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और केमिस्ट्री। ठीक है, जिसका जो सवाल होगा उस सब्जेक्ट से उसको 60 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मेरा था केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री से आए हैं 60 मार्क के क्वेश्चंस। उसके अलावा इंग्लिश से 15 मार्क्स, रीजनिंग से 15, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 10 मार्क। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन उतने मार्क, यानी हर क्वेश्चन की वैल्यू है 1 मार्क। और अगर गलत करोगे तो आपके 0.25 मार्क कटेंगे पर रॉन्ग आंसर। सारे के सारे थे एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस। इसमें 4 ऑप्शन थे, आपको एक चूज करना था। ओवरऑल डिफिकल्टी ये है कि बहुत ही आसान था, कोई ज़्यादा मुश्किलात नहीं थी किसी भी सेक्शन में। आराम से आप 100 मिनट में, आराम से 90 मिनट में 100 क्वेश्चन से आराम से आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लिश में था डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, वॉइस चेंज, स्पेलिंग, एक पैसेज भी दिया गया था, सिनोनिम एंटोनिम ये सब पूछा गया था। रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट से कुछ सवाल आए थे और कोडिंग डिकोडिंग से सवाल आए थे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट से के कुछ कॉम्बिनेशन लिखे गए होंगे, आपको बताना है कि नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा, कि इनमें से कौन सा अलग है, कुछ उस तरीके के सवाल आए थे। और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स, बेसिक मैथ्स से जो स्कूल लेवल में पूछी जाती है, जैसे कि प्रॉफिट लॉस रेशियो, प्रोपोर्शन, इंटरेस्ट। और केमिस्ट्री में आए थे सारे के सारे एनालिटिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन मेनली आए थे। ग्रीन केमिस्ट्री से 5 से 6, स्पेक्ट्रोस्कोपी से बहुत कुछ सवाल आए थे, एनएमआर, आईआर, यूवी, मास स्पेक्ट्रा, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, एटॉमिक एमिशन, एक्सपीएस, एक्सआरडी, ईएसआर, अलग अलग प्रकार के स्पेक्ट्रोस्कोपी से आए थे क्वेश्चंस। और ट्रांजिशन मेटल से क्वेश्चन पूछा गया था, उनके कलर, स्पेक्ट्रा, मैग्नेटिज्म के बारे में। क्रोमाटोग्राफी से आए थे 60 से 10 क्वेश्चन। पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन से एक ही सवाल आया था। एसिडिक स्ट्रेंथ का भी एक सवाल आया था। क्रिस्टल सिस्टम, उससे आए थे 3 सवाल। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से 1 से 2 सवाल आए थे। तो चलो अब सवाल देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे एनएमआर का सवाल। एक सवाल था कि कार्बन 13 एनएमआर क्यों कम सेंसिटिव है प्रोटॉन एनएमआर से। तो रीजन ये है कि कार्बन 13 का जो नेचुरल अबुंडेंस है वो बहुत ही कम है। नेचर में बहुत ही कम मात्रा में कार्बन 13 पाया जाता है, और जो प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसी वजह से कार्बन 13 एनएमआर की सेंसिटिविटी जो है वो कम है। उसके बाद एक सवाल था कि एनएमआर की जो पिक्स है उनके अंदर का एरिया क्या सिग्निफाई करता है। ये देखो, ये दोनों पिक्स मैंने दिखाए हैं, एक बड़ा पिक एक छोटा पिक। तो ये 1 हाइड्रोजन जहाँ पर लिखा है, यहाँ पर देखो एरिया जो है वो कितना कम है, और 3 हाइड्रोजन जो है उसका पिक एरिया बहुत ही ज़्यादा है। तो ज़्यादा जितने हाइड्रोजन होंगे यानी ज़्यादा जितने एटम्स होंगे जो उस पिक को कंट्रीब्यूट करेंगे, पिक की हाइट उतनी ज़्यादा होगी, उसका एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द पिक उतना ही ज़्यादा होगा। तो आंसर होगा नंबर ऑफ एटम्स कंट्रीब्यूटिंग टू दैट पिक। ठीक है। उसके बाद सवाल था कि एनएमआर में कौन सी रेडिएशन यूज होती है। आंसर होगा रेडियो फ्रीक्वेंसी। आईआर के सवाल थे कि आईआर की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है। आंसर होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी के, और रिड्यूस्ड मास यानी म्यू पे डिपेंड करती है। वाटर जिसकी पॉइंट ग्रुप होती है C2B, वाटर के कितने आईआर एक्टिव मोड्स होते हैं। तो वाटर के 3 आईआर एक्टिव मोड्स होते हैं। एक होता है सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, सिमेट्रिक बेंडिंग और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग।
उसके बाद एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी से सवाल था कि अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स में डिफरेंशिएट करने के लिए अब क्या यूज करेंगे। आंसर होगा XPS +2 +3 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट का मिक्सचर जब हो किसी कंपाउंड में तो उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं XPS से। XRD का यूज क्यों किया जाता है? टू डिटरमाइन लैटिस प्लेन्स एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ग्रीन केमिस्ट्री से सवाल था कि एटॉम इकोनॉमी जो है उसका मेन गोल क्या है? बाय प्रोडक्ट मिनिमाइज करना और वेस्ट फॉर्मेशन को कम करना। ग्रीन सॉल्वेंट इनमें से क्या है? आंसर होगा सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन केमिस्ट्री को इम्प्लीमेंट करने में मेन चैलेंज क्या आता है? कॉस्ट बहुत ही हाई होती है, ज़्यादा महंगा पड़ता है ग्रीन केमिस्ट्री को इम्प्लीमेंट करना। कुछ स्टेटमेंट डिफाइंस ग्रीन केमिस्ट्री बेस्ट। तो 4 स्टेटमेंट पूछे गए थे, 4 स्टेटमेंट थे, उनमें से कौन सी स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा सूट करती है ग्रीन केमिस्ट्री को? आंसर होगा ये, यूजिंग लेस hazardous substances and developing safer chemical methods। तो क्रिस्टल सिस्टम से भी सवाल आए थे कि जो क्यूब है वो किस क्रिस्टल सिस्टम को बिलोंग करता है। क्यूब ऑफ कोर्स क्यूबिक सिस्टम को बिलोंग करेगा। क्यूब में कौन सी एक्सिस या फिर कौन सी सिमेट्री एलिमेंट नहीं होती? C2 तो होती है, C3 होती है, सिग्मा यानी मिरर प्लेन भी होती है, तो जो नहीं होती वो है 7 फोल्ड एक्सिस। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, उसमें कौन सा वेस्ट निकलता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री से? आंसर होगा हेवी मेटल निकलता है। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से सवाल था कि हमारा जो M+2 पीक है वो किसकी वजह से आता है? क्लोरीनेटेड कंपाउंड्स में। आंसर होगा क्लोरीन 37। मास स्पेक्ट्रा के एक्स एक्सिस में क्या लिया जाता है? M/Z यानी मास टू चार्ज रेशियो। ट्रांजिशन मेटल्स में कलर किसकी वजह से आता है? चार्ज ट्रांसफर की वजह से। किसी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो किस वजह से आती है? अनपेयर्ड p इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। प्लैटिनम 2+ जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस में जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो किस पे डिपेंड करती है? ट्रांस इफेक्ट ऑफ ऑलरेडी प्रेजेंट लिगैंड। लापोर्टे फॉरबिडन कॉम्प्लेक्स जो होती हैं उनमें वाइब्रोनिक कपलिंग की वजह से कलर देखने को मिलता है, और ये किसकी वजह से होती है? डी ट्रांजिशन की वजह से। ये सार कैसे कंपाउंड्स को डिटेक्ट कर सकता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले कंपाउंड्स को। रोटेशन स्पेक्ट्रा की सिलेक्शन रूल क्या होती है? J = ±1। कौन सी रेडिएशन यूज होती है रोटेशनल स्पेक्ट्रा में? माइक्रोवेव। BF3 का शेप कौन सी थ्योरी सबसे बेस्ट एक्सप्लेन करती है? वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, BSE पेयर थ्योरी। इन चारों में से कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक है एक्वस मीडियम में? आंसर होगा HF। गामा यानी सरफेस टेंशन और P सरफेस प्रेशर के बीच में क्या रिलेशन होता है इन केस ऑफ ए लिक्विड ड्रॉप? इस बात को हम किस इक्वेशन से जान सकते हैं? लाप्लास इक्वेशन। पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में सही स्टेटमेंट क्या है? EMF इज मेजर्ड आज टाइट्रेशन प्रोग्रेसेस। उसके बाद 2 ट्यूब्स दी गई थी, एक की रेडियस R1 है, दूसरी की R2, और R2 होगी R1 का 3 गुना। तो लिक्विड के हाइट्स में क्या डिफरेंस होगा? तो सिंपली आपको क्या करना है कि सिलेंडर का एरिया, सिलेंडर का वॉल्यूम πr²h फॉर्मूला पुट करना है। πr1²h1 πr2²h1 दोनों को इक्वल करना है, और r की वैल्यू से आपको h1/h2 निकाल लेना है जो कि होगा 9:1। इनमें से कौन सी चीज, हाँ, स्टीम डिस्टिलेशन किसके लिए यूजफुल होता है? उन कंपाउंड्स के लिए जो अपने बॉइलिंग पॉइंट्स पे टूट जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, यानी वो अनस्टेबल होते हैं, उनके लिए सेपरेशन मेथड यूज होता है स्टीम डिस्टिलेशन। इनमें से कौन सी एक इक्विलिब्रियम नहीं है? वाटर एंड वाटर वेपर एट 0°C 1 atm, ये तो इक्विलिब्रियम होगा। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पे ऑस्मोसिस, ये भी एक इक्विलिब्रियम होगा। पर लिक्विड लिक्विड जो है, जो कि 2 इमिसिबल लिक्विड है, वो इक्विलिब्रियम नहीं होगा, क्योंकि इमिसिबल लिक्विड जो एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में मूव तो नहीं कर सकता क्योंकि वो मिक्सिबल ही नहीं है, तो इमिसिबल लिक्विड इक्विलिब्रियम में नहीं होते हैं। ठीक है। इनमें से कौन सा एरोमेटिक है? आंसर होगा फ्यूरान। लैक्टिक एसिड किस फॉर्म में रहता है? मीजो, एनांशियोमरिक, डायस्टेरियोमरिक।
आंसर होगा एनान्शियोमरिक फॉर्म में रहता है। लैक्टिक एसिड के दो फॉर्म होते हैं, डी फॉर्म, एल फॉर्म, दो एनान्शियोमर होते हैं। रेसमिक मिक्सचर के बारे में ट्रू स्टेटमेंट क्या है? रेसमिक मिक्सचर होता है मिक्स ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ बोथ एनान्शियोमर। आरएनए की हाइड्रोलिसिस ज्यादा आसान है, क्यों? डीएनए के कंपैरिजन में, क्योंकि आरएनए के पास 2 पोजीशन पे OH ग्रुप होता है राइबोस शुगर में, जबकि डीऑक्सी शुगर में ऐसा OH ग्रुप नहीं होता 2 पोजीशन पे, जिसकी वजह से ये OH ग्रुप होने की वजह से आरएनए में हाइड्रोलिसिस आसान हो जाती है। डीएनए के बी फॉर्म के बारे में सही स्टेटमेंट क्या है? उसमें 10.5 बेस पेयर है पर टर्न और वो राइट हैंडेड है। ये जो पोटेंशियल एनर्जी सरफेस है उसमें इंटरमीडिएट को कहाँ दिखाया जाता है? इंटरमीडिएट को वेल्स में यानी डिप्रेशन में यानी गड्ढों में दिखाया जाता है बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा नेगेटिव किसके लिए होगा? केमिजॉर्प्शन के लिए नेगेटिव होगा, और जबकि फिजिजॉर्प्शन के लिए भी नेगेटिव होगा बट कम नेगेटिव होगा। ठीक है, ये जो 3A, C और D है, मल्टीलेयर फिजिजॉर्प्शन और सिलिका जेल पे गैस का एब्जॉर्प्शन, वो तीनों जो है वो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है और सिर्फ केमिजॉर्प्शन अलग है, तो ये होगा आंसर। थर्मोसेटिंग रेजिन कौन सी है? आंसर होगा बेकेलाइट। पानी में बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स को नापने के लिए कौन सी मेट्रिक का यूज किया जाता है? आंसर होगा BOD। ठीक है, तो मुझे 60 में से 39 क्वेश्चन ही याद रहे और बाकी 21 क्वेश्चन मुझे याद नहीं रहे। वैसे तो मैंने जो क्रोमाटोग्राफी के क्वेश्चन थे उनको अटेम्प्ट नहीं किया था, मैंने पढ़ा नहीं था तो उनको मैंने देखा नहीं, पर ये कह सकता हूँ कि 7 से 8 सवाल जो है वो क्रोमाटोग्राफी से आए थे, और ऐसा नहीं कि बहुत ही हाई लेवल के आए थे, पर आपको हर प्रकार की क्रोमाटोग्राफी आनी चाहिए, और बेसिक लेवल के सवाल आए थे जैसे कि ये वाले सब आए थे, यानी XRD, XPS, NMR, IR, उनके बारे में जैसे बेसिक सवाल पूछे गए थे कुछ वैसे ही। ठीक है, तो बाकी के ये 39 सवाल मुझे याद है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।